हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉलीटेक्निक की रिवीजन क्लास में, जिसमें हम सेमेस्टर फर्स्ट के अप्लाइड फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। और ये सीरीज़ काफ़ी सारे लोगों के लिए, जो बच्चे 11 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक पूरी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप सभी लोग अपना अपना कॉपी और पेन निकाल करके तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपसे मैं इस सीरीज़ में मांगने वाला हूं, जो आपको 100% चैट बॉक्स में छापना ही छापना है। और साथ ही साथ चीज़ों को रिकॉल करते हुए चलना है। मेरे जवाब देने से पहले आपके जवाब के कमेंट चैट सेक्शन में ज़रूर छपने चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आप जानते हैं कि पहली क्लास यूनिट एंड डायमेंशन की हो चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी क्लास, हालांकि ये यूनिट 2 का ही रिवीजन होगा इस पे, लेकिन लगभग आधी क्लास जिसमें हमने वेक्टर की बात करी है वो हो चुकी थी। कुछ नेटवर्क इशू होने के कारण उस क्लास को बीच में ही रोक दिया गया था। तो आज उसको यूनिट 2 को हम कंप्लीटली रिवाइज करने वाले हैं। और ये ब्रह्मास्त्र सीरीज की शुरुआत है कि एक बार में एक यूनिट को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा गोल है, हम संवेग से लेकर के यानी बल, और उसके बाद अभिकेंद्र बल, त्वरण, ये सारी चीज़ें यूनिट 2 में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ख़त्म करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखिए, पहला सवाल दिख रहा होगा जिसमें यह लिखा गया है कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, और इसका निगमन कीजिए और इसके 2 उदाहरण बताइए। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो अगर आप देखेंगे तो रेखीय संवेग बताइएगा क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में छाप दिया है कि P बराबर mv। तो बात करते हैं किसकी, लीनियर मोमेंटम की। यहाँ से हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है। कहाँ से? लीनियर मोमेंटम से, यानी कि रेखीय संवेग के साथ। तो जो रेखीय संवेग होता है, आप जानते हैं कि इसको P से प्रदर्शित करते हैं। और किसी भी बॉडी के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो वेक्टर P दिस इज इक्वल टू m डॉट वेक्टर v, यानी कि P बराबर mv। इसका मात्रक और बीमा यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन भी छापनी है। तो यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशन आपकी हो जाएगी mlt-1। तो ये डायमेंशन हो गई और ये यूनिट हो गई। ये बात हो गई किसकी, रेखीय संवेग की। आपको रेखीय संवेग को देखते ही एक दिमाग में क्लिक करना चाहिए, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या टिक करना चाहिए, क्या क्लिक करना चाहिए? तो NLM2 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का दूसरा नियम क्या है, छापिएगा एक बार चैट बॉक्स में। NLM2 यानी कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम यह है कि किसी भी वस्तु में संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो बाह्य बल के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना भी हम बाह्य बल लगाते हैं उसके प्रोपोर्शनल होती है। और वहीं से हम लोग क्लैरिफाई करने वाले हैं किसको, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को, है ना। न्यूटन ने दूसरा नियम क्या दिया, तीनों नियम एक लाइन से छापिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं गति के नियम की बात कर रहा हूं, समीकरण की नहीं। तो इसलिए आपको क्या छापने हैं, गति के नियम। तो सेकंड लॉ में जैसा कि न्यूटन साहब ने ये कहा था कि किसी भी वस्तु में उत्पन्न संवेग लगाया गया बाह्य बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है, या फिर बाह्य बल जो होता है वो संवेग परिवर्तन जितना होता है उसी के अकॉर्डिंगली होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सेकेंड लॉ को देखते हैं तो ये कहता है कि बॉडी में संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब डेल्टा P बाई डेल्टा T चेंज इन मोमेंटम दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। इसकी बात करने वाले हैं। तो ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और फिर यहीं से आप किसको डिराइव कर पाते हैं, F बराबर ma को। यहाँ तक की बात हो गई है। तो अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं और उसको देखते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, एक बार चैट बॉक्स में छापिएगा, फिर आगे चलेंगे हम लोग। तो किसकी बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या है ये आप जान गए, मतलब किसी बॉडी के अंदर मास जितना ज़्यादा होगा
उतना ज़्यादा उसका मोमेंटम होगा, या फिर वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। आप देखते हैं कि जो फास्टर बॉलर होते हैं वो बहुत दूर से दौड़ के आते हैं तब गेंद को फेंकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपना मोमेंटम को बढ़ाना चाहते हैं। चूंकि मास जो है अब वो बढ़ नहीं सकता, तो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करके वो मोमेंटम को बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी एक जेवलियन थ्रो, मतलब कि भाला फेंकने वाला आदमी जाता है, दौड़ने के बाद फेंकता है। कोई भी ऊंची कूद वाला आदमी जाता है, काफ़ी तेज दौड़ने के बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप करता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो ये है कि वो अपना मोमेंटम बढ़ाना चाहता है। फिर अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? ये एक सिस्टम के अंदर की कहानी है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो बात है वो एक सिस्टम के अंदर होती है, और इसको हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय भी बोल सकते हैं या फिर खाली संवेग संरक्षण का सिद्धांत। एंगुलर मोमेंटम भी होता है, लेकिन यहाँ पर बात किसकी है? लीनियर मोमेंटम की है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया है? रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, जो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है वो क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब विलगित निकाय होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कब? जब उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ये बात कहता है कौन? इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो। ये बात कौन कहता है? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की किसी भी पिंड में अगर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो उस निकाय का पूरा जो मोमेंटम है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। तो आपको ये परिभाषा भी याद रखनी है कि if there is no external force on a system then the momentum of that system is conserved। सिस्टम का मतलब क्या है कि दो चार पार्टिकल होंगे। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास गाड़ी है, या तो फिर गाड़ी ही बना के थोड़ी सी फील दिला देते हैं कि एक हमारे पास गाड़ी है, और गाड़ी जो है इसमें काफ़ी सारा क्या होगा? आपके पास सिस्टम है, इंजन लगा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर इस पर बाहरी मोमेंटम जो है वो ना लगाया जाए, मतलब बाहरी फोर्स या एक्सटर्नल जीरो हो, तो जो इसका मोमेंटम है वो क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। मतलब डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या होगा? जीरो होगा। और जब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी जीरो होगा तो कहने का मतलब है कि एफ एक्सटर्नल इसके लिए जीरो होना जरूरी है। तो एफ एक्सटर्नल बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये हमने कहाँ से सीखा? न्यूटन के द्वितीय नियम से। और अगर ये वाला जीरो हो गया तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बराबर जीरो होगा, और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी जीरो हो गया तो डेल्टा पी क्या होगा? बेसिकली जीरो या फिर कांस्टेंट, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट होगा, यानी कि पी जो है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। और जब पी कांस्टेंट होगा तो मतलब पी इनिशियल बराबर होगा किसके? पी फाइनल के। तो अगर कोई भी निकाय है वो कई सारे पार्टिकल को मिला करके बना है, मतलब इसमें ये तमाम सारी द्रव्यमान के पिंड हैं जो कई सारे पार्टिकल को मिला करके बने हैं, और उसकी जो वेलोसिटी है वो हर एक की अलग अलग है। तो आपके पास जो P होगा, कई सारे द्रव्यमान है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? m1v1 प्लस m2v2 प्लस डॉट 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 mn/vn के बराबर हो जाएगा। ये क्या है? लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। तो P बराबर m1v1 m2v2 सबका वेक्टर सम हमने निकाल लिया। ये क्या हो जाएगा? आपका लीनियर मोमेंटम। एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो संवेग क्या होगा? संरक्षित होगा। ये बात न्यूटन के सेकंड लॉ से भी हम लोग जानते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल्स का मतलब ये है, फर्स्ट एग्जाम्पल्स हमने ले लिया रिकॉयल ऑफ गन, मतलब कि बंदूक जो है वो जब छूटती है तो की क्या कहानी है। तो आप देखेंगे अगर हमारे पास एक बंदूक है और उस बंदूक का कुछ यूं सिस्टम है ना। अब इस पे एक बुलेट है जो कि यहाँ पर इस तरीके से ये बुलेट है अपने पास। जैसे ही इसमें
कहने का मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा आफ्टर इंसिडेंट एंड बिफोर इंसिडेंट। इंसिडेंट के पहले, घटना के घटित होने के पहले का जो मोमेंटम है उसको हमने बोला बिफोर इंसिडेंट, बराबर होगा मोमेंटम किसके, आफ्टर इंसिडेंट के। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है। कब, जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। एफ एक्सटर्नल क्या होगा, जीरो होगा, तो पी कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से इसका पहले का पूरा मोमेंटम क्या है, जीरो है। और जब पहले का पूरा मोमेंटम जीरो है, मान लीजिए आपके बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल एम है, गोली का द्रव्यमान स्मॉल एम है, और फिर इसके बाद जैसे ही घोड़ा दबता है तो गोली की जो वेलोसिटी है बुलेट की वो v है, और जो बंदूक की वेलोसिटी है वो u है। तो इस तरीके से बंदूक पीछे की तरफ हटेगी। यही कारण है, चूंकि पहले से ये दोनों कौन सी अवस्था में थे, विराम की अवस्था में थे, और जैसे ही हम घोड़ा दबाते हैं बंदूक बुलेट आगे की तरफ जाती है तो बंदूक पीछे की तरफ आती है। उसका रीजन ये है, चूंकि मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होना चाहिए, और मोमेंटम कंजर्व करने के लिए जितना वेलोसिटी आगे की तरफ होती है उतना ही पीछे होती है। अब चूंकि गोली का द्रव्यमान कम होता है इसलिए गोली ज़्यादा तेजी से जाती है और बंदूक कम तेजी से आती है। मतलब बिफोर इंसिडेंट और आफ्टर इंसिडेंट का जो मोमेंटम होता है वो सेम होता है, यानी कि मोमेंटम इस क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड। यानी कि कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जीरो, ये बराबर हो जाएगा एम इंटू वी प्लस एम इंटू यू। कैपिटल एम बनाया तो यू लिख देते हैं, और एम इंटू वी। अब आपको किसी का भी वेग चाहिए, एक का पक्षांतर करके इसको आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं कि मोमेंटम किसका वेग कितना हुआ। अगर एक का आपको पता होगा तो ये कहानी होती है किसके लिए, पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा। एक दूसरा एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। आपने देखा होगा, वैसे मैं आपको इसको मुजवानी भी बता सकता हूँ, कि आप नाव पर बैठे होते हैं और नाव से चल करके जैसे ही नाव तट पर आकर के रुकती है और आप नाव से छलांग लगाते हैं तो आपने ये देखा होगा कि नाव क्या होती है, पीछे की तरफ चली जाती। नाव पीछे क्यों जाती, जबकि आप तो आगे कूदे हैं। उसका रीजन ये है कि जब आप नाव पर बैठे हुए थे तो आप एक सिस्टम के अंदर थे, पूरा एक सिस्टम था नाव और आपका। उसके बाद आपने इंटरनल फोर्स लगाया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, नाव के अंदर ही आप थे और आपने ही फोर्स लगाया। इसलिए मोमेंटम को कंजर्व कराने के लिए जितने आप आगे जाते हैं नाव क्या होती है उसी हिसाब से पीछे चली जाती है। तीसरा एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा, जो कि रॉकेट होते हैं। जितना तेजी से पहले उनका संवेग जीरो होता है और फिर जैसे जैसे जितना तेजी से धुआं पीछे की ओर निकलता है उतना तेजी से ही आगे रॉकेट जाता है, रॉकेट का प्रक्षेपण हो गया। सेम यही सिद्धांत आपके बम विस्फोट पर भी काम करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको डेली लाइफ में इनके देखने के लिए मिलते हैं। तो एक बार बताइएगा, यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर हैं? तो चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। तो देखिएगा, आपको अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि पूछा गया सवाल है और बहुत ही आसान सा सवाल है। एक बार करके ऊपर से तो आप देखेंगे तो आपको सवाल दिया है कि t समय में जो टाइम है वो t है, और t समय में जो कण का विस्थापन यानी कि यस बराबर दिया गया है वो कितना दिया है। जल्दी से आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। तो a0 a1t और a2t स्क्वायर दिया है आपको, a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर ये दिया है। और आपसे कह रहा है इसका क्या निकालना है, त्वरण निकालना है, मतलब एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो ये यस दिया है, मतलब स्थिति दिया है, और या फिर डिस्प्लेसमेंट दिया है। और डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ds बटा dt निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। गति के तीनों समीकरण एक बार बताइएगा जो ऑलवेज वैलिड होते हैं उनको छापना है। तीनों समीकरण जब ऑलवेज वैलिड होते हैं, चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो और चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, उनको छापिए। अगर आते हैं तो देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। फिर इसके बाद ds बाई dt करेंगे तो t के सापेक्ष d बाई dt इधर किया और इसका अवकलन कर देंगे तो a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर, और ये हो गया। तो a0 का अवकलन जो हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन वो 0 प्लस इसमें t के सापेक्ष करेंगे तो बचेगा a1 प्लस इसमें बचेगा क्या 2a2t, ये बच जाएगा, है ना। अब इसके बाद ये अपने पास आया v, और एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है dv बाई dt। तो अभी हमारे पास आया है v। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा,
एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो dv बाई डी टी करेंगे, v मिल चुका है, dv बाई डी टी बराबर d बाई डी टी किसका करना है, तो a1 प्लस 2a2t, और जब हम इसका अवकलन करेंगे तो इसमें t है नहीं तो ये 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा 2a2। तो फाइनल आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 2a2 होने वाला है। एक बार बताइएगा यहाँ तक की कहानी क्लियर है? किसका किसका जवाब सबसे पहले आया है देखते हैं चैट बॉक्स में, उसके बाद छापते हैं। तो ये कहानी हो गई हमारे किसके, दूसरे सवाल की। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? बताइएगा। मज़ा ना आए जहाँ पर वहाँ पर बिल्कुल बतानी है, सारी चीज़ें समझ में आपको आनी चाहिए। अब इसके बाद चलेंगे अगले सवाल की तरफ, और एक बेहतरीन सवाल है आपके नज़रों के सामने स्क्रीन पर आने वाला है, देखना है और जवाब सबसे पहले उसके फार्मूले का देना है। तो अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर वो ये है कि कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए और कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल और आपसे कई बार कहा गया है, लेकिन उससे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट को जानेंगे भी और उसके बाद यहाँ पर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि जब कोई भी पार्टिकल किसी भी एक पॉइंट को सेंटर मानकर एक निश्चित दूरी पर लगातार उसके चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा लगाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और सर्कुलर मोशन में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की काफ़ी आवश्यकता है। देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जो लीनियर मोशन है, जहाँ पर आप किसको लगा रहे थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को लगा रहे थे, तो लीनियर मोशन में क्या होता है, लेंथ चेंज होती है। लीनियर मोशन में क्या होता है, लेंथ चेंज होती है। जैसे कोई पार्टिकल पहले इतना चला, फिर इतना चला, फिर इतना चला, फिर इतना चला, इस तरीके से इसकी हर टाइम पे क्या चेंज होती रहती है, लेंथ चेंज होती रहती है। लीनियर मोशन पे क्या चेंज होगा, लेंथ चेंज होगी हर टाइम पर। तो लीनियर मोशन में क्या हुआ, हमारे पास लेंथ चेंज हो रही है, मतलब लंबाई जो है वो बदलती जा रही है रेखीय गति में। अब इसके बाद वहीं पर अगर एंगुलर मोशन हो, कौन सी मोशन हो, एंगुलर मोशन मतलब कोणीय गति होगी। कौन सी गति, कोणीय गति होगी। तो कोणीय गति में क्या होगा बताइएगा आप, एंगुलर मोशन में क्या चेंज होता है, लीनियर मोशन में लेंथ चेंज होती है, लेकिन एंगुलर मोशन में यानी कि कोणीय गति में क्या चेंज होने वाला है आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे, ये एक मान लीजिए सर्किल का पार्ट हमने रख लिया, कुछ ऐसा है, और ये इसका रेडियस है, ये ठीक है। एक कोई पार्टिकल यहाँ पर है P पॉइंट पर, और थोड़ी देर के बाद इसने मोशन किया, कौन सी मोशन, सर्कुलर मोशन, और वो पहुँच गया यहाँ पर, तो इस पे चेंज आएगा। अब क्या ये जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला, क्या ये एंगुलर मोशन है, तो जवाब है नहीं, ये तो लीनियर मोशन है। इसमें क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है, आप देखिएगा लेंथ चेंज हो रही है। लेकिन फिर एंगुलर मोशन कहाँ है, तो आप देखेंगे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से फिर यहाँ तक इसको कर दिया, तो फिर से ये बढ़ गया, तो ये वाली तो है लीनियर मोशन, लेकिन यहाँ से ये जो चेंज हो रहा है ये इसके एंगल में चेंज हो रहा है। तो कोणीय गति में क्या होगा, तो एंगुलर चेंज होगा, ये आपको याद रखना है। क्या चेंज होगा, एंगल में चेंज होगा, मतलब एंगुलर चेंज आने वाला है। तो जिसमें एंगल चेंज होगा यानी कि एंगल, कोण का बदलाव होगा, कोण बदलेगा। आप देखिए पहले ये था थीटा, फिर थोड़ा सा और हो गया, तो इस तरीके से ये वाली रेडियस अगर आर है और ये वाली लंबाई जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये डेल्टा एस है, और ये कोण जो छोटा सा है ये डी थीटा है। कितना है, डी थीटा सूक्ष्म कोण, और ये वाले को मैंने डी एस डेल्टा एस मान लिया या फिर डी एस मान लिया। चलिए, छोटा सा कोण डी थीटा तो डेल्टा एस, और इसको बना लेते हैं डेल्टा थीटा। तो ये कहानी, ये P वाले के बाद पॉइंट Q था, और जब ये यहाँ से Q से R पहुँच गया, जब यहाँ पहुँचा, तो इस तरीके से इसका एंगल जो है वो लगातार क्या होगा, बदलता हुआ चला जाएगा। और जब एंगल पे चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोशन। और जब एंगुलर मोशन होगा तो इसमें अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तब फिर मैं वेग पे आऊँगा तो आपको कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, चूँकि इसके कई सारे सवाल हैं। तो ये वाले मिटाते हैं, और इसके बाद क्या देख रहे हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और फिर इसके बाद अपन किस में आते हैं, वेग में आते हैं। तो ये वाला जो हो गया, ये तो अपने पास क्या हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब रेखीय विस्थापन या फिर खाली विस्थापन हो गया अपने पास, ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डी थीटा हुआ ये क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोणीय विस्थापन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया और
लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हो गया आर्क। अब आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि डी थीटा बराबर होता है आर्क अपान रेडियस, मतलब कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। और जब कोण बराबर हो गया चाप बटे त्रिज्या तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि डी थीटा बराबर अपन क्या, ये डी एस बटा ये कितनी दूरी है, आर दूरी है, तो लिख सकते हैं डी एस अपान आर। डी थीटा बराबर डी एस अपान आर। या फिर आपका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ डी एस बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा, ये भी लिख सकते हैं। और यहीं पर अगर हमको एवरेज डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपान आर। ये हो गई कोणीय विस्थापन की बात। बताइएगा आप, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन के बाद अब चलेंगे किस पे, रेखीय वेग पे। ये कहानी मेरे को आपको समझानी जरूरी, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला सवाल जो था वो काफ़ी अच्छा है। तो ये कहानी इतनी समझ में आई, इसका यूज भी अभी होने वाला है, इसलिए मैंने इस चीज़ को बताया है। अब इसके बाद बात करेंगे किसकी, तो बात करेंगे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की। किसकी बात करने वाले हैं? एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। जो एक्चुअल में आपका सवाल था उसकी बात करने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए और बना है, फिर ये गायब होने वाला है आपका। तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एंगुलर वेलोसिटी की। एक बार बताइएगा कि एंगुलर वेलोसिटी को किससे प्रदर्शित करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी मतलब है इसका कोणीय वेग। तो कोणीय विस्थापन समझ में आ गया, तो वेग को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो कोणीय वेग बराबर होगा, यानी कि ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम टेकन। ये क्या हो जाएगा आपका? कोणीय वेग। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर ये वाला ले लें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया था हमारे पास डेल्टा एस बाई आर, है ना, डेल्टा एस बाई आर, ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइडेड बाई डेल्टा एस बाई आर अपान टाइम टेकन। तो ये वाला मान लीजिए कितनी देर में हुआ था, डेल्टा टी टाइम में, और ये वाला भी डी टी टाइम में। तो इस तरीके से बाई डेल्टा टी, तो ओमेगा बराबर आप लिख सकते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इंटू आर, है ना। अब जो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है, वैसे इसको तो आप सिंपल सा ये भी कर सकते थे कि डी ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, ये सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा। अगर आप डेल्टा ओमेगा चाहते हैं तो डेल्टा ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। लेकिन जो संबंध की बात है, तो संबंध की बात अब करते हैं। तो ये आपके दो फार्मूले यहीं से निकल आए। अब इसके बाद संबंध की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मिटा लूँ तो आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा। तो ये कहानी हो गई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या था, डी थीटा, और उसमें हमने टाइम टेकन से भाग दे दिया तो डी टी। तो डी ओमेगा बराबर डी थीटा बटे डी टी, और डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ये आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके बाद रिलेशन अगर देखें आप किसमें, कोणीय वेग और रेखीय वेग का, तो वहाँ पर जो बात आती है, तो आपने देखा कि ओमेगा बराबर हो गया डी थीटा बटे डी टी, और जब ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी हो गया तो ओमेगा बराबर अपन ये भी लिख सकते हैं कि डी थीटा बराबर हो गया डी एस बाई आर, डी एस बाई आर अपान डी टी, और ओमेगा बराबर यहाँ से हो जाएगा डी एस बाई आर डी टी, डी एस बाई आर डी टी। और डी एस बटा डी टी क्या होता है, तो डी एस बटा डी टी बराबर वी, है ना, डी एस बटा डी टी बराबर वी हो जाएगा। तो वी अपान आर हो गया, और यहाँ से फिर ओमेगा बराबर, या तो फिर वी बराबर आप लिख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा तो आर ओमेगा। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में, जब वृत्त ओरिजिनल वृत्त, जब कण जो है ओरिजिनल सर्किल पे घूम रहा होगा तभी ये होगा। तो ये कहानी है किसकी, v बराबर आर ओमेगा की। तो जो रिलेशन है उसके लिए आप ये कहानी कर सकते हैं। कोणीय वेग क्या है, तो कोणीय विस्थापन की समय दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। और कोणीय वेग के बाद उसके बीच में जो रिलेशन है वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। एक बार बताइए कोणीय वेग का मात्रक क्या है। शाबाश, जो पहले कमेंट करेगा, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, आपको
देखते हैं किसका जवाब जो है वो सबसे पहले आता है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, कोणीय वेग की। हाँ, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा वो रेडियन पर सेकंड हो गया। बीमा भी आप लोग बता सकते हैं आसानी के साथ। तो ये कहानी हो गई किसकी, हमारे कोणीय वेग की। अब इसके बाद हम लोग अगला सवाल लेने वाले हैं, और अगला सवाल जो है वो ये है कि वृत्ताकार गति में, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार जवाब दीजिएगा अगर आता है, सिर्फ फार्मूला छापना है। वैसे यहाँ तक की बातें मेरे को नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली होगी या हो रही होगी। तो इतनी बात हो गई हमारे पास। अब यहाँ से हमने ये सीख लिया कि डी ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी है। अब अगला जो सवाल है वो आप देख पा रहे हैं कि वृत्ताकार गति में रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के बीच संबंध स्थापित कीजिए, ये भी पूछा गया सवाल है। तो आप देखेंगे तो रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में जो संबंध स्थापित करना है, तो सबसे पहले कोणीय त्वरण को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और अल्फा बराबर क्या होगा, कोणीय वेग में परिवर्तन अपान समयांतराल। तो मान लीजिए पहला फाइनल कोणीय वेग है ओमेगा 2, इनिशियल है ओमेगा 1, और ये काम हुआ है कितने टाइम पे, डी टी टाइम पे। तो अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। ये हो जाएगा अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। मतलब इस पे हम क्या कर रहे हैं, डी ओमेगा बाई डी टी कर रहे हैं। अल्फा बराबर ये हमारे पास हो जाएगा। अब अल्फा बराबर डी बाई डी टी, और ओमेगा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, वी अपान आर। तो वी बाई आर, है ना, डी बाई डी टी वी बाई आर। तो ये हमारे पास हो गया कि अल्फा बराबर हो गया डी बाई डी टी वी बाई आर। अब इसका जब हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो क्या कहानी होने वाली है। तो इसकी कहानी को अगर हम देखें तो अल्फा बराबर हमारे पास आएगा डी वी बटे आर डी टी, और डी वी बाई डी टी हमको पता है क्या होता है, त्वरण होता है। ए बराबर होता है डी वी बटा डी टी, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह पर ए। तो अल्फा बराबर हो जाएगा ए अपान आर, और यहाँ से ए बराबर मिल जाएगा आर इंटू अल्फा। तो ये किसके किसके बीच में संबंध हो गया, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण के बीच में संबंध। एक बार बताइए यहाँ तक की बात आपको समझ आई है या फिर नहीं आई, कोई दिक्कत। इसका मात्रक और बीमा बताना अब आपका काम है। तो बीमा और मात्रक छापिए चैट बॉक्स में। सबको फुली एक्टिव रहना है इस क्लास में, किसी को भी पैसिव होकर के नहीं बैठना है। सारी चीज़ें आपकी अच्छी तरीके से लगातार चलती रहनी चाहिए। और तब तक देखते हैं अगला सवाल किस तरीके से रहने वाला। तो अगला जो सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो ये है कि अभिकेंद्र त्वरण को समझाइए और इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको बताना है क्या, बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला चैट बॉक्स में आप छाप सकते हैं। तुरंत छापिएगा चैट बॉक्स में, और यहाँ से सारी चीज़ें देखी जा रही। जितने भी आपके दोस्त हैं सबको जगा करके इस क्लास में लाना है। किसी को भी सोने नहीं देना है कब तक, जब तक पेपर है तब तक सारे लोग लगे रहेंगे भरपूर तरीके से। तो अगला जो सवाल आपके पास है वो कौन सा है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मतलब अभिकेंद्र त्वरण। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात हो रही है, और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो किस तरीके से होता है और कैसे चलेगा, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। हिंदी में बोले तो अभिकेंद्र त्वरण। कई बार फार्मूला ही सिर्फ पूछ लिया जाए या फिर व्यंजक को व्युत्पन्न करने के लिए कहा जाए। तो आप एक बात मान लीजिए कि जब भी कोई कण है वो किसी सर्किल के अराउंड मोशन करता है, किसी सर्किल के अराउंड मोशन करता है, तो वो उसके साथ क्या कहानी होती है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो हर पल बदलती रहती। कैसे बदलती रहती है, तो थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं, तब तक सब्र कीजिएगा और सारी चीज़ें हल करके बताइए। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक सर्किल। मान लीजिए ये इसका सेंटर है और ये वाली डिस्टेंस इसकी आर है, या फिर इसको नहीं बनाते हैं। मान लीजिए प्रेजेंट टाइम पे कोई कण यहाँ पर है और
ये v1 वेलोसिटी से इस तरीके से मूव कर रहा है। फिर इसके बाद देखिए, जो अभिकेंद्र त्वरण होगा, कोई भी पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन अगर करेगा तो उसमें एक्सीलरेशन होना स्वाभाविक सी बात है। और यहाँ पर हम मान रहे हैं कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। अब सोचिए, यूनिफॉर्म मोशन पे भी क्या एक्सीलरेशन हो सकता है एक समान गति में? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो वेग है या फिर त्वरण है, ये क्या है? वेग जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेग वेक्टर क्वांटिटी है, हर जगह पर जैसे जैसे पार्टिकल पहुंचता है तो हर जगह पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। किसके सेम होने के बावजूद? मैग्नीट्यूड के सेम होने के बावजूद। भाई, वेग परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। और अगर वेग में परिवर्तन आएगा तो मतलब त्वरण, एक्सीलरेशन जरूर होगा। तो जब पार्टिकल सर्किल पे घूमता है तो हर टाइम पर उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड नहीं बदले, लेकिन उसकी डायरेक्शन जरूर बदलती रहती है। और वेग का परिवर्तन या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाए, या तो डायरेक्शन बदल जाए, और या फिर दोनों ही बदल जाए। तो ये वाली जो गति है, इसमें अपन मान रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का है वो सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो तो चेंज होगी ही होगी। तो ये प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर पार्टिकल है तो ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है, और इसके बाद जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो इसकी रफ्तार अब इधर है, और ये वेलोसिटी हो गई v2। अजम्पशन हमारी क्या है? तो एजम्पशन की बात करेंगे अगर आप, तो एजम्पशन का मतलब ये है कि जो अपने पास v1 और v2 है, एजम्पशन हमारा ये है कि सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब एक समान गति है, ये एक समान वृत्तीय गति है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रही है। और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो स्पीड है, मतलब चाल जो है पार्टिकल की, वो क्या है? कांस्टेंट है, नियत चाल से चल रहा है। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ v1 बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ v2, और ये बराबर हो गया किसके? v के। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर इस कहानी में, ये पूरी कहानी के अंदर जो ट्विस्ट आया, ये डेल्टा टी टाइम का है मान लेंगे, ठीक है ना? कितने टाइम का है? डेल्टा टी टाइम का है। और ये यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, ये वाला एंगल कितना है? डेल्टा थीटा है। ये एक जूम करने वाला ग्राफ है। एक्चुअल में ये टाइम जो है वो बहुत कम लिया गया है। तो ये हो गया अपने पास कहानी। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एस, है ना? अब देखिए, अगर हम इस पूरे को पकड़ करके घुमाएंगे तो ये पूरा घूमेगा, जितना एंगल इसका है उतना ही एंगल इन दोनों के बीच का, v1 और v2 के बीच का भी रहने वाला है। चूंकि इसको जब हम पूरा घुमाएंगे तो ये पूरा सिस्टम घूमेगा, और ऑल टाइम पे हमेशा जितना एंगल इसके बीच में है उतना एंगल v1 और v2 के बीच में रहने वाला ही है। दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। तो ये बात आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो देखिए, अगर हम v1 और v2 को बनाएं, किसको किसको बनाएं? v1 और v2 को। तो v1 कुछ एक ऐसा वेक्टर है ना? फिर v2 कुछ एक ऐसा वेक्टर है, और ठीक है, तो v1 हो गया, और v2 जो है वो कुछ ऐसा वेक्टर है, ये इस तरीके से गया है और इस तरीके से गया। तो ये हमारे पास हो गया v1, और ये हमारे पास हो गया v2, और ये जो बीच वाला बचा ये हो गया हमारे पास डेल्टा v। मतलब कहने का मतलब ये है कि v1, देखिए आपने पढ़ा होगा जो वेक्टर लॉ है उसमें ट्राइंगल, त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि यदि हम किसी भी दो सदिशों को किसी भी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी सदिश जो है वो विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा, जो कि कौन से क्रम में ली जाएगी? विपरीत क्रम में। देखते हैं यहाँ पर, तो ये v1 ले लिया हमने, फिर इससे v2 ले लिया, हम डेल्टा v ले लिया हमने, फिर ये तीसरा, ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि v1 प्लस डेल्टा v बराबर हो जाएगा किसके? v2 के। इस हिसाब से हमारे पास, है ना? तो ये कहानी हो गई कि v1, v2 और डेल्टा v की। तो ये क्या हो गया? सदिश। यही, ये त्रिभुज की पहली भुजा ले ली हमने, फिर इसके बाद ये त्रिभुज की दूसरी भुजा ले ली हमने, और ये विपरीत क्रम में तीसरी भुजा ले ली हमने। तो v1 v2 जितना उनके बीच का कोण है उतना ही कोण इनके बीच का है। और इस वाले ट्राइंगल को अलग से निकालें तो इसमें भी कहानी सेम कुछ ऐसी है कि ये डी थीटा अगर एंगल हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो ये ds हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमको सिमिलर ट्राइंगल जो है वो देखने के लिए मिलेगा कि एक हमारे पास
ये है, दूसरा ये है, ये वाला भी आर है, ये वाला भी आर है, मतलब ये वाला भी आर है, ये वाला भी आर है, और ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, ये हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा एस ये वाला हो गया, ये वाला आर। इस तरीके से इसके बीच में जो एंगल हो गया वो डेल्टा थीटा, और इसके बीच में फिर वही एंगल है डेल्टा थीटा। तो एक कोण बराबर इसकी ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर यानी कि समरूप हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा एस अपान आर, डेल्टा एस अपान आर बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा वी बाई वी के, किसके, डेल्टा वी बाई वी के। जब दोनों ट्राइंगल समान है तो ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा, ये हो जाएगा। और अब हम ये सारी कहानी कब तक में हुई है, डेल्टा टी टाइम में। तो डेल्टा टी से भाग देंगे तो डेल्टा एस अपान आर इंटू डेल्टा टी बराबर हो जाएगा डेल्टा वी अपान वी इंटू डेल्टा टी। और यहाँ से आप देखेंगे तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इन दोनों को आप पहचानते हैं, बताइएगा इनको क्या बोलते हैं। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी ये क्या होता है, वी वेलोसिटी, v अपान आर बराबर हो जाएगा डेल्टा v बाई डेल्टा टी, मतलब a अपान v। तो यहाँ से a सेंट्रीपिटल आप निकालेंगे तो a सेंट्रीपिटल बराबर v इंटू वी, मतलब v स्क्वायर अपान r हो जाएगा। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब चूंकि ये हर टाइम पर कहाँ पर जाता है, तो हर टाइम पर सेंटर की ओर दिष्ट होगा, ये इसको खींच करके रखता है। आप किसी भी चीज़ को ऐसे पकड़ करके घुमाएंगे तो वो टूवर्ड सेंटर की तरफ आती है। रीजन क्या है इसका कि इस तरीके से कोई कण जा रहा है, न्यूटन के नियम के अनुसार वो उसी डायरेक्शन में गतिमान रहेगा, लेकिन हमने इस पर 90 डिग्री पर फोर्स लगा दिया तो ये इस तरीके से क्या होगा, इसका रिजल्टेंट ये आएगा। अब ये जाना इस तरीके से चाहता है और हमने इस पे 90 डिग्री पे फोर्स लगा दिया तो ये इस तरीके से आएगा। और इस तरीके से अगर बहुत छोटे छोटे पार्ट करेंगे तो वो सर्किल के अराउंड घूमना शुरू करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, अभिकेंद्र त्वरण यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के साफ साफ कॉन्सेप्ट के साथ आपसे एक मैक्सिमम बार पूछा जाने वाला सवाल है और वो है अभिकेंद्र बल। चूंकि जब हमने इस चीज को देखा तो हमारे दिमाग में ये भी बात आई, अच्छा आप ये मत सोच लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर V1 V2 V क्यों लिख दिया, तो चाहे कोई भी आप ले लेंगे, सभी की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, इसलिए ये कहानी लिखी गई है। इतना आपको करना है पेपर में, और अच्छा खासा सवाल है, 5 नंबर का है, अच्छी तरीके से आप अब इसको कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बताइएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो कितना होता है, उसको एक बार बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसको देखना है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की जगह फोर्स। तो देखिए जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो मैंने बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की चीज़ इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो साहब पूछते क्यों है, तो उसका कारण ये है कि जो फोर्स पहले लग रही होती है उसी फोर्स को अपन क्या बना देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स मान लेते हैं। वही फोर्स किसका काम करने लग जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने लग जाती है, जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं, अभिकेंद्र त्वरण के नाम से आप लोग जानते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं। हालांकि सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी चीज़ इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी जो अभिकेंद्र बल है वो लगता है। क्योंकि त्वरण कब हो सकता है, जब किसी भी चीज़ पर क्या हो, फोर्स लगे। बिना फोर्स का एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। तो हमने ये माना कि वस्तु के सेंटर की ओर हमेशा एक फोर्स काम करती रहती है, जिसको हमने कौन सा नाम दे दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। हालांकि वो फोर्स कोई भी हो सकती है, अभी बात करने वाले हैं उस पर। तो ये हमारे पास एक सर्किल है और इस पर कोई भी पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा है, तो इस तरीके से जा रहा है और इस पार्टिकल को इधर की तरफ ये खींच रहा है। फिर पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो इसमें इधर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है। कोई भी पार्टिकल गति करेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उसके सेंटर की तरफ अवश्य लगने वाला है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अब फोर्स का जो फार्मूला है वो आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, ma होता है, और F सेंट्रीपिटल बराबर हो जाएगा m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को अभी आप पढ़ चुके हैं v स्क्वायर अपान r। तो mv स्क्वायर अपान r हो जाएगा किसका फार्मूला,
सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बताइएगा एक बार, ये बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है। तो अभिकेंद्र बल का मान जो हो गया वो पिंड के द्रव्यमान और उसके कौन से त्वरण कई प्रकार के, 4 प्रकार के मैंने आपको क्लास में पढ़ाए थे, आज यहाँ पर एक ही बात की है चूंकि वो जरूरी है। बाकी 3 टाइप कौन कौन से हैं अगर आपको याद हैं तो चैट बॉक्स में अभी के अभी छापिए, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और मास के गुणनफल के बराबर क्या होता है? अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल की जो दिशा होती है वो सदैव केंद्र की ओर और रेडियस की अनुदिश होती है, अलोंग द रेडियस ये बल लगता है। तो जब भी कोई जो पिंड है वो वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो सेंटर के अनुदिश एक फोर्स कार्य करता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। एक तरीके का फोर्स और है जो आपसे कई बार पूछा गया है और उसकी बात अब आगे हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है मैंने कहा इस नाम की कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ऐसा जरूर है कि कोई दूसरी ही फोर्स इसका कार्य जो है वो करने लग जाती है। एक बार बताइए यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई है या फिर नहीं आई है? फिर इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग करने वाले हैं। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? सेंट्रीपिटल फोर्स की। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम बहुत सारे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक सन है और इसके चारों ओर क्या घूमती है? अर्थ घूमती है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है जो इसके सेंटर की तरफ लगता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर उसका कार्य करता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पर किसका कार्य करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। तो इस तरीके से कोई भी फोर्स कहीं पर भी अभिकेंद्र बल की भूमिका अदा कर लेती है और चूंकि वो हमेशा टूवर्ड सेंटर की ओर लगता है तो तमाम तरीके के बल बताने की बजाय अपन उसको उस टाइम पर क्या बोल देते हैं? अभिकेंद्र बल बोल देते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और वो ये है कि अपकेंद्र बल क्या होता है, उसको आपको बताना है। देखिए, अपकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं? ये सवाल आपसे 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो सेंट्रीपिटल की जगह अब हम कौन सा फोर्स पढ़ने वाले हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ने वाले हैं। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों में थोड़ा सा ही हालांकि अंतर है और क्यों अंतर आता है इसकी भी बात अपन करने वाले हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इसको हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्र बल। मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए भी थे इसके और आज फिर से उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपकी भूमिका ज़्यादा रहनी चाहिए रिवीजन में, मेरा ये मानना है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो एक बार चैट बॉक्स में अपना जलवा दिखाइए और बताइए कि सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही हैं। तो बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। आप जानते हैं कई बार आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वो एक तरीके का सूडो फोर्स है, मतलब छद्म बल है, आभासी बल है जो वास्तव में होता नहीं पर होता है। जो वास्तव में होता नहीं पर होता है, मतलब जैसे भूत। विज्ञान का मानना है कि भूत नहीं होते हैं पर इंसान का मानना है कि होते हैं। तो अब क्या किया जा सकता है? हाँ, तो अपन बात कर रहे हैं किसकी? अभिकेंद्र बल की। और अभिकेंद्र बल में इसकी बात कर रहे हैं सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स जो होता है वो एक छद्म बल होता है जो वास्तव में नहीं होता लेकिन लगता है। और इसके लिए आपको 2 चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि ये डिपेंडेंट होता है किस पर? फ्रेम पर। और फ्रेम 2 तरीके के आपने पढ़े होंगे, एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मतलब जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। कौन सा? नॉन इनर्शियल। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो होते हैं वो वैलिड होते हैं, मतलब आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। लेकिन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में जो एक्सीलरेशन होता है वो 0 नहीं होता और इसमें एनएलएम जो है वो वैलिड नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम A बराबर 0 होगा, एनएलएम वैलिड। जो सूडो फोर्स होता है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आ जाता है जिसमें एक्सीलरेशन है। ठीक है, अब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जिसमें A बराबर 0 है तो इसकी बात करने वाले हैं।
तो आप देखेंगे कि अगर आप बाहर से देखते हैं तो आपको सेंटर की तरफ, मतलब आप एक ऐसे फ्रेम के अंदर बैठे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का मतलब क्या है, जो फ्रेम स्वयं एक्सीलरेटेड होगा, आप ऐसे फ्रेम पे बैठे हैं जिसपे क्या है, जो खुद घूम रहा है, तो वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की तरीके से व्यवहार करेगा। सपोज करिए आपने एक ईंट पे, आपने एक पत्थर पे डोरी बांधी और उसको घुमाना शुरू किया, फिर उसके बाद उसमें एक चींटे को बैठा दिया। आप चींटे पे बल किधर की तरफ लगेगा, बाहर की ओर लगने वाला है ना। आप किसी गाड़ी पर बैठे होते हैं और गाड़ी टर्न करती है तो आप सेंटर से बाहर की तरफ मुड़ते हैं, वही क्या होता है हमारे पास, कौन सा बल, सूडो फोर्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि F बराबर हो जाएगा -mv²/r। ये कौन सा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका हो जाएगा। और इसके सिद्धांत पर कई सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, मतलब जो केंद्र के बाहर की तरफ लगता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल बोलते हैं। और इसी का सिद्धांत करके आपकी जो कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन है उसको बनाया गया है। और इसी का सिद्धांत का उपयोग करके आपका जो दही को मथने वाली मशीन आती है, वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और उसका रीज़न क्या होता है कि जो मास वाला होगा वो किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ। कमेंट कीजिएगा, देखता हूँ कौन पहले कमेंट करता है। जो भारी कण होंगे वो केंद्र की तरफ आएंगे कि बाहर जाएंगे, और जो हल्के कण होंगे वो किधर जाएंगे, बताइएगा एक बार, फिर बताते हैं किसका आंसर सही है। देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। बताइएगा। तो जो हल्का कण होगा वो केंद्र की तरफ रहेगा, और जो भारी कण होगा वो केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी किसमें, सारी चीज़ों को लेकर के यूनिट 2 की कंप्लीट कहानी हो गई है। 2-4 सवाल आप अगर चाहते हैं तो इन कॉन्सेप्ट पे, न्यूमेरिकल्स पे आप कर लेंगे। वैसे सवाल 2 ही पूरे पेपर में आपके आने हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा सवाल नहीं लिए हैं। यहाँ तक की कहानी मुझे उम्मीद है आज की आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर कट रूप में समझ में आ गई है। अगर सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो एक बार थम्स अप करके, प्यार बरसा करके चैट बॉक्स में बताइएगा कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। और इसके बाद कल हम सब लोग 3rd यूनिट का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पूरी एक यूनिट को हम लोग ख़त्म करेंगे। लेकिन उससे पहले बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी है। कमेंट सेक्शन में आपको बिना अपना जवाब दिए बाहर की तरफ मूव नहीं करना है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। एग्जाम तक बहुत तेज़ी के साथ पढ़ते हुए जाना है और पूरे फुल मार्क्स लाने हैं, किसी का भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए फ़िलहाल धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए